डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के प्रथम प्रश्न पत्र के अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे और टॉपिक का नाम है एक्सचेंज रेट, विनिमय दर। एक्सचेंज रेट क्या है और ये कैसे निर्धारित होती है और इसका विदेशी व्यापार में क्या महत्व है या किसी देश के आर्थिक विकास में क्या महत्व है, इन सब बातों पर अगले 2-3 लेक्चर्स में हम चर्चा करेंगे। आज हमें बात करनी है कि विनिमय दर क्या है। आप जानते हैं कि विनिमय दर का मतलब एक उस दर से है जो लेन देन से संबंध रखती है। लेन देन किस चीज़ का? लेन देन का मतलब यहाँ मुद्रा से है और ये विनिमय दर मुद्रा से के लेन देन से संबंधित दर है। इसलिए यहाँ सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि विनिमय क्या है। विनिमय का अर्थ है किसी एक वस्तु के बदले आवश्यकता की अन्य वस्तु प्राप्त करना। वस्तुओं के क्रय विक्रय अथवा अदल बदल करने की प्रक्रिया को विनिमय कहा जाता है। यानी यह विनिमय दो व्यक्तियों के बीच हो सकता है, दो संस्थाओं के बीच हो सकता है, दो उद्योगों के बीच हो सकता है या यह दो देशों के बीच हो सकता है। तो इस विनिमय का तात्पर्य गिव एंड टेक, वस्तु के बदले वस्तु प्राप्त करना। विदेशी विनिमय के संदर्भ में जब हम विनिमय की बात करेंगे तो यह दो देशों के बीच लेन देन से संबंधित धारणा है। विदेशी विनिमय में भिन्न देशों की लेन देन को पारस्परिक विनिमय कहा गया है। इसमें विनिमय दर के विवेचन के अतिरिक्त उस सब लेन देन का विवेचन भी शामिल है जिसके द्वारा एक देश अन्य देशों का देनदार और लेनदार बन जाता है। विदेशी विनिमय में इस बात पर भी विचार किया जाता है कि उस लेन देन का भुगतान किस प्रकार होता है। यानी लेन देन का तरीका एक तो वस्तु के बदले वस्तु है, क्योंकि आजकल यह प्रचलन में नहीं है। इसलिए अब वस्तु के बदले मुद्रा में भुगतान या मुद्रा के बदले मुद्रा का भुगतान प्राप्त करना या मुद्रा देकर के उसके बदले वस्तु प्राप्त करना, इस तरह से इस विनिमय का संबंध विदेशी विनिमय से है। यहाँ ये देखना होगा कि कोई देश अन्य देश के साथ किस तरह से लेन देन करता है, किन कारणों से लेन देन करता है। कोई देश किसी का लेनदार हो जाता है, कोई किसी का देनदार हो जाता है। जितनी रकम की वस्तुएं बाहर से किसी देश में आती हैं उतनी ही रकम का वह देश अन्य देशों को भुगतान करता है, उसका देनदार हो जाता है। और जितनी रकम की वस्तुएं वह बाहर के देशों को भेजता है उतनी ही रकम का वह लेनदार हो जाता है, अर्थात उसे प्राप्त करनी होती है। विदेशी जहाज़ों पर माल का आयात होने से जहाज़ों के भाड़े के लिए वह अन्य देशों का देनदार हो जाता है। इस प्रकार अपने जहाज़ पर माल बाहर भेजने के कारण वह अन्य देशों का लेनदार भी हो जाता है। इसलिए यह लेनदार और देनदार विनिमय से संबंध रखती हैं। और यहाँ यह भी कहना उचित होगा कि देश की जो सरकारें हैं वो इस लेन देन को करती हैं। जैसे दो व्यक्तियों के मध्य लेन देन होता है तो वो आपस में लेन देन करते हैं, इसी तरह सरकारें भी लेन देन करती हैं। देश की सरकार या व्यक्ति यदि अन्य देश से ऋण पत्र एवं शेयर आदि खरीदता है तो वह देश अन्य देश का लेनदार हो जाता है। इसके अतिरिक्त विदेशियों से कर्ज लेने के समय भी अन्य देशों का देनदार हो जाता है। इस तरह से देश में कार्य करने वाले विदेशियों की बचत और मुनाफे के कारण भी देश अन्य देशों का देनदार हो जाता है। जब देश किसी कारण से अन्य देशों को विशेष कर देने के लिए बाध्य किया जाता है तो वह इस रकम के लिए अन्य देश का देनदार हो जाता है। उपरोक्त लेन देन का भुगतान करने के लिए कुछ देशों में
तो सोने चांदी के सिक्के प्रचलित हैं और उनका लेन देन भी इन्हीं सिक्कों में आंका जाता है। यदि किसी कारण से देश को अपना कर्ज चुकाने का कोई अन्य साधन नहीं मिलता तो वह सोना अथवा चांदी दे करके अपना कर्ज चुकाता है। इस तरह से कोई देश किसी का लेनदार है या कोई किसी का देनदार है। ये दिन प्रतिदिन देशों के मध्य होने वाली व्यापार की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में देश एक देश विभिन्न देशों से वस्तुएं खरीदता है और वह विभिन्न देशों को अपने यहाँ के उत्पाद भेजता भी है। तो इस भेजने और खरीदने के बदले में वह देश भुगतान प्राप्त करता है। वह किसी का लेनदार है तो किसी का देनदार है। ये विनिमय की एक प्रक्रिया है और इस विनिमय को जब व्यापार से जोड़ते हैं तो इसे विदेशी विनिमय कहा जाता है। इस तरह से देश कई बार अपने यहाँ मंगवाई वस्तुओं के बदले में भुगतान करता है। वह विदेशी मुद्रा में भी कर सकता है, सोने चांदी के रूप में भी कर सकता है, अथवा यदि वह किसी देश को वस्तुएं भेजता है तो उसके बदले में वह भुगतान भी प्राप्त करता है। इस तरह से व्यापारी लोग प्राय भुगतान विदेशी हुंडियों से ही करते हैं, क्योंकि अब सरकार द्वारा सोना चांदी बाहर भेजने पर रोक लगा दी गई है। हुंडी एक प्रकार का आज्ञा पत्र है। हुंडी लिखने वाला किसी व्यक्ति या संस्था को यह आज्ञा देता है कि वह हुंडी में लिखी रकम का उल्लेख करते हुए उस व्यक्ति को दे दे। ऐसी हुंडी को व्यापारिक हुंडी भी कहते हैं। इस तरह से हुंडियों के मार्फत भी व्यापारियों में लेन देन होता है। इस तरह से यह सारी प्रक्रिया विनिमय दर कहलाती है। जिस दर पर भुगतान किया जाता है या जिस दर पर भुगतान प्राप्त किया जाता है वो दोनों विनिमय के प्रकार हैं। और जिस दर पर भुगतान किया जाता है या जिस दर पर भुगतान लिया जाता है वो दर विनिमय दर कहलाती है। इस दर पर प्राय बैंकों द्वारा विदेशी दर्शनी हुंडियाँ स्वीकार की जाती हैं और इसी दर पर किसी समय देश की लेन देन की विषमता का भी प्रभाव पड़ता है। यदि सरकार द्वारा बाहर सोना भेजने में कोई रोक टोक ना हो और देश की लेन देन बहुत अधिक हो तो विनिमय दर भी उस सीमा तक पहुंच जाती है। जब देशवासियों को हुंडी के बदले सोना भेजने में सुविधा होती है, उस स्थिति में वह देश इस तरह की प्रक्रिया को अनुमति देता है। इस सीमा को स्वर्ण निर्यात दर कहते हैं। यानी जब सरकार द्वारा बाहर सोना भेजने में कोई रोक टोक ना हो और देश की लेन देन बहुत अधिक हो गया हो तो विनिमय दर जब उस सीमा तक पहुंच जाता है तो ऐसी स्थिति में सरकार सोना भेजने को भी अनुमति देती है। इस प्रक्रिया को स्वर्ण निर्यात दर कहते हैं और विनिमय दर इसके बाहर नहीं जाती। इसके विपरीत अन्य देशों से किसी देश की देने की अपेक्षा लेनी बहुत अधिक होती है, तब उस देश की विनिमय की दर उस सीमा तक पहुंच जाती है जब अन्य देशों को उस देश में हुंडियाँ भेजने के बदले सोना भेजने में सुविधा होती है। इस दर को स्वर्ण आयात दर कहते हैं। विदेशी विनिमय की दर इस सीमा के बाहर नहीं जाती है। इस प्रकार स्वर्ण आयात और निर्यात दर के अंदर ही किसी देश की विनिमय की दर घटती बढ़ती रहती है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस तरह से विनिमय दर में ऊंच नीच आते रहते हैं। विनिमय दर जब अत्यधिक ऊंच नीच आते हैं, घटबढ़ बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसका प्रभाव भी बहुत दूरगामी होता है। जब विनिमय की दर स्वर्ण आयात दर से बाहर जाने लगती है तो देश में बाहर से माल मंगाने वालों को लाभ होता है और आयात को उत्तेजना मिलती है। साथ ही देश में से बाहर माल भेजने वालों को हानि उठानी पड़ती है। यानी जब विनिमय दर बहुत अधिक घटती बढ़ती है तो उसका प्रभाव भी देश के व्यापार पर पड़ता है, निर्यातकों पर पड़ता है, आयातकों पर पड़ता है। देश के अंदर की वस्तुओं की कीमत कुछ घटने लगती है।
स्थिति में उन उद्योगों को हानि होती है जिनका देश के अंदर विदेशी सस्ते माल से मुकाबला होता है। तो ऐसी स्थिति में व्यापारियों को हजारों का नुकसान होता है और कुछ को फायदा भी होता है, यानी दोनों तरह की बातें हैं विनिमय दर के घटने बढ़ने से। इस हानि लाभ से बचने के लिए प्रत्येक देश की सरकार यह प्रयास करती है कि वह विनिमय की दर को अत्यधिक घटने बढ़ने से रोके। वर्तमान काल में संसार के अधिकांश देशों में सोने और चांदी के प्रमाणिक सिक्के प्रचलन में नहीं है, पत्र मुद्रा प्रचलन में है। स्वर्ण के आयात और निर्यात पर सरकारों द्वारा प्रतिबंध लगाए हुए हैं। इस कारण किसी भी देश की सरकार को अपने देश की विदेशी विनिमय की दर का नियंत्रण करना बहुत आवश्यक होता है। वह हमेशा प्रयास करती है कि वह विनिमय दर को अत्यधिक घटने बढ़ने से रोके, ये प्रयास होता है। इस तरह से वर्तमान काल में संसार के अधिकांश देशों में सोने चांदी के सिक्के प्रचलन में नहीं है, ये सही है। तो ऐसी स्थिति में विदेशी विनिमय के नियंत्रण करने में भी सरकारों को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। और नियंत्रण करने का मुख्य जो हथियार है वो ये है कि विनिमय दर में घटबढ़ होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बहुत धक्का लगता है। अतः इस घटबढ़ को रोकने के लिए अनेक राष्ट्रों ने विदेशी विनिमय समीकरण कोषों की स्थापना की। उस कोष में स्वदेश का द्रव्य और अन्य देशों का द्रव्य सोना भी रहता है। आर्थिक संकट के समय भी कभी कभी देश की पूंजी को बाहर जाने से रोकने के लिए विदेशी विनिमय का नियंत्रण किया जाता है। इसलिए विदेशी विनिमय का नियंत्रण करना सरकार का अधिकार क्षेत्र है और उसको नियंत्रित करके सरकार प्रयास करती है कि देश में विदेशी विनिमय की जो दर है उसमें बहुत अधिक उच्चावचन और बहुत अधिक घटत बढ़त ना हो। इस तरह से सरकार व्यापारिक क्षेत्र के अलावा अपने आयात और निर्यातों को साधने के लिए भी इस हथियार का उपयोग करती है। संसार के प्रधान देशों ने मिलकर यानी बड़े देशों ने मिलकर के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की और इस कोष की स्थापना से देशों के बीच वित्तीय मामलों में अधिक निकट सहयोग का एक युग प्रारंभ हुआ। इस कोष यानी इस अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना के पीछे उद्देश्य था कि विदेशी विनिमय में जो बहुत अधिक अस्थिरता आती है उसको रोका जाए। विशेषकर छोटे राष्ट्रों में ये समस्या अधिक होती है तो उसको रोका जाए और उन देशों की मदद की जाए। चालू व्यापार के लेन देन में व्यापकता लाने में भी यह कोष बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय लेन देन को चुकता करने में भी यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि विदेशी विनिमय दर दो देशों के बीच व्यापार का माध्यम है। इस दर के आधार पर ही देश आयातों का भुगतान करते हैं, निर्यातों का भुगतान प्राप्त करते हैं। यदि देश में विदेशी विनिमय दर संतुलित रहेगी तो उससे सभी स्टेक होल्डर्स को, सभी पक्षों को फायदा होगा। लेकिन यदि उसमें बहुत अधिक परिवर्तन होते हैं तो ऐसी स्थिति में व्यापार प्रभावित होता है। इस तरह से आज हमने बात करी विदेशी विनिमय दर क्या है, उसके क्या प्रभाव होते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।